हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित और रात के 8:30 बजे। और इस विविध एक्सप्रेस की क्लास को आप लास्ट तक वॉच करना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। और लगता है कि मुझे कि आप विविध एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं कि आप दिल्ली पुलिस का पेपर दोगे तो 50% आपको क्वेश्चन डिक्टो वहां से रखा मिलेगा। ये बिल्कुल श्योर हो चुका है कि विविध एक्सप्रेस की क्लास की जितनी वीडियो डली है 38-40 के आसपास वीडियो आपकी डल चुकी हैं और उनसे ही आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। आपको ज्यादा इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए आज सभी स्टूडेंट यानी कि क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टूडेंटों, सभी दोस्तों में, सभी अपने बहन भाइयों में, जहां पर भी आपका ठीक है, जहां पर भी आपका संपर्क है तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्लास को लास्ट तक वॉच करें। और देखिए अब मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़िए आप क्लास के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन रेपो दर, पहला क्वेश्चन आपके लिए है रेपो दर। देखिए आप रेपो दर क्या है? दिल्ली पुलिस का लास्ट ईयर क्वेश्चन यही था कि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया रेपो दर क्या है। रेपो दर क्या है तो मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट में आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। आप लिखिए आप आरबीआई बैंक, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, आपको समझाऊंगा। आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण प्रोवाइड कराता है, यह ऋण देता है, रेपो दर कहलाती है। आप लिखिए आप आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है, रेपो दर कहलाती है। लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में आपसे यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण प्रोवाइड कराता है, रेपो दर कहलाती है। नोट कीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं? आरबीआई बैंक, दोबारा से लिखोगे आप, आरबीआई बैंक अन्य बैंकों का धन कुछ समय के लिए जिस रेट पर या जिस दर पर रखता है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। उसका उल्टा करना आपको, यानी उसमें पैसा देता है और इसमें पैसा अपने पास रखता है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप आरबीआई बैंक अन्य बैंकों का धन कुछ समय के लिए जिस दर पर रखता है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी में ही। क्रेता बाजार, तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप क्रेता बाजार किसे कहते हैं? क्रेता बाजार किसे कहते हैं? क्रेता बाजार किसे कहते हैं? क्रेता बाजार अपने शॉर्ट में लिखिए आप अपने कमेंट बॉक्स में। क्रेता बाजार क्या होता है? क्रेता बाजार में वस्तु की मांग कम, आपूर्ति अधिक, क्रेता बाजार कहलाता है। लिखिए आप शॉर्ट में, वस्तु की मांग कम, आपूर्ति अधिक, कैसा बाजार कहलाएगा? क्रेता बाजार कहलाएगा। एक वह बाजार जिसमें वस्तु की डिमांड कम होती है और आपूर्ति अधिक होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा बाजार? क्रेता बाजार। नेक्स्ट देखिए आप विक्रेता बाजार, इसका जस्ट उल्टा है। मेरे प्यारे बच्चों विक्रेता बाजार को देखोगे आप तो इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा है। आप इसका उल्टा कीजिए आप वस्तु की मांग अधिक, इस लाइन का उल्टा कीजिए आप इसके लिए, वस्तु की मांग अधिक, वस्तु की डिमांड अधिक और आपूर्ति कम, तो कैसा बाजार? विक्रेता बाजार। चलिए आप नेक्स्ट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आप, देखिए मेरे काला धन, एक काला धन किसे कहते हैं? काला धन किसे कहते हैं? लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, काला धन किसे कहा जाता है? जिस धन का टैक्स छुपाया जाता है, जिस
धन का, शॉर्ट में लिखूंगा, आप कोशिश करिए कि उसे पूरा लिखें। जिस धन का टैक्स छुपाया जाता है ब्लैक मनी कहलाता है। जिस धन का टैक्स छुपाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहते हैं। शॉर्ट टिप्पणी है, शॉर्ट टिप्पणी आपको इस तरीका से करनी है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर क्या है? देखो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जन्म दर की परिभाषा बताइए आप, यानी प्रति हजार की संख्या पर, प्रति हजार लिखिए आप, प्रति हजार की संख्या पर किसी वर्ष किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? यानी कि जन्म दर कहलाती है। अब इसका उल्टा आप करोगे तो मृत्यु दर में आप इसका उल्टा करोगे, प्रति हजार की जनसंख्या पर किसी वर्ष किसी क्षेत्र में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका बिल्कुल उल्टा कर दोगे आप, जन्म दर। अब मृत्यु दर की परिभाषाएं एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। देखो शॉर्ट तरीका देखिए आप, कोई एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या है। देखिए आप प्लीज, कोई एक क्षेत्र है और यहां पर 1000 की संख्या है, 1000 लोग यहां पर रहते हैं और ये पूरा एक क्षेत्र, और एक वर्ष में यहां पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म दर, और जितने लोगों की यहां मृत्यु होती है इतनी संख्या में तो उसे कहते हैं मृत्यु दर। क्लियर? जन्म दर और मृत्यु दर एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए, आपको शॉर्ट तरीका से याद होना चाहिए। किसी क्षेत्र में किसी वर्ष प्रति हजार की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या देश की जन्म दर कहलाती है, और किसी क्षेत्र में किसी वर्ष प्रति हजार की जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखिए आप इसका आंसर क्या लगाओगे, आप लगाइए इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ये मैंने लिखा प्राइमरी गोल्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक गोल्ड। क्या बोलते हैं? प्राथमिक सोना भी आप इसे कह सकते हो, प्राथमिक सोना इसे कहा जाता है, प्राथमिक सोना। तो प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं? 24 कैरेट के सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। 100% जो सोना शुद्ध होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। 100% जो प्योर सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट सोने को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी गोल्ड बोलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में आपके बड़े सिर में दर्द करते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप नेक्स्ट, यानी कि बफर स्टॉक क्या है? नेक्स्ट देखिए आप, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक किसे कहते हैं? बताइए आप, बफर स्टॉक किसे कहते हैं? यानी कि सरकार द्वारा किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए किसी वस्तु का स्टॉक तैयार करना, गवर्नमेंट द्वारा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किसी भी वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। बताइए आप, लिखने की जरूरत है या आप जैसे मैंने बोला है ऐसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो आप। आपात स्थिति से निपटने के लिए किसी वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है, बफर स्टॉक कहलाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आप, कंप्यूटर वायरस, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर वायरस क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर वायरस क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। मेरे प्यारे बच्चे लिख सकते हो आप, एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है।
आज मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए, छोटी छोटी टिप्पणियां आपसे पूछी जा रही हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है जो डिस्क में संचित डेटा को धीमा या स्लो कर देता है, कंप्यूटर वायरस कहलाता है, कंप्यूटर वायरस कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप इसको, और नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपने लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। देखिए आप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आर्टिकल नंबर 108 है। अपने कमेंट बॉक्स में सभी लगाएं स्पीड के साथ, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, स्पीड के साथ कि 108 में क्या है। 108 कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, 108 108, आर्टिकल नंबर 108 इतना सदाबहार आर्टिकल है, कोई बच्चा ये नहीं कहे कि मेरे 108 याद नहीं है और मैं दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहा हूं, मेरे याद 108 नहीं है। क्लियर? 108 110 आपके सामने आ रहे हैं, स्पीड से अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लगा सकते हो आप। लेकिन संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन 108 में क्या लिखा हुआ है, दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की पावर किसके पास है, यानी कि राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को यह पावर भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल ने दे रखी है, 108। संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुलाएगा, शॉर्ट में लिख सकते हो आप यहां पर, राष्ट्रपति बुलाएगा। अगर आपको इनका बिल्कुल डिटेल चाहिए तो डिटेल के लिए आपको दिल्ली पुलिस का जो हमने एप्स बनाया है तो आपको कोर्स परचेज करने पड़ेगा, वहां पर आप इसका पूरा डिटेल, पूरा कंटेंट आपको वहां पर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये 108 शॉर्ट में बोला मैंने, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। ऐसा प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 108 के अंदर है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 110 इतना सदाबहार है। आर्टिकल नंबर 110 में क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में, 110 में है। और धन विधेयक कौन से सदन में पारित होता है, निम्न सदन में पारित होता है। और धन विधेयक की फाइल राज्यसभा में कितने दिनों के लिए जाती है, 14 दिनों के लिए जाती है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए आप, विविध एक्सप्रेस की क्लास है, इस तरह से ये क्लास होगी। अगर आप सोचो कि इस क्लास के अंदर ही आपको पूरा कंटेंट दिया जाए, नहीं मिलेगा। शॉर्ट में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्लास होती है। अगर आपको पूरे कंटेंट लेना है, पूरा इनका सब कुछ डिटेल पढ़ना है तो दिल्ली पुलिस के ऐप्स को आपको परचेज करना पड़ेगा, वहां पर आपको बेसिकली पूरा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये पॉइंट इस तरह से है। क्लियर? आर्टिकल नंबर 111 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 111 बताइए, अपने बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है। 111 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 111 में लिखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को परमिशन देने की पावर भारतीय संविधान को कौन से आर्टिकल ने दे रखी है, 111 ने दे रखी है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 143 143 में विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति, विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो आप, यानी अगर राष्ट्रपति को किसी विधि के प्रश्न पर कानूनी सलाह चाहिए तो वो किससे सलाह ले सकता है, कौन बाध्य है उसे राष्ट्रपति को सलाह दे, सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए आप, आर्टिकल नंबर 148 बहुत सदाबहार है आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 148 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 148 तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा भी दिया है, कैग की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति है, कैग की नियुक्ति। अगर किसी को कैग के बारे में अब कंप्लीट पढ़ना है तो आपको दिल्ली पुलिस का जो कोर्स है उसको परचेज करना पड़ेगा, वहां पर आपको इसका पूरा कंटेंट मिलेगा। और यहाँ शॉर्ट में आपको लिखवाया जाएगा कैग की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में, 148 में। कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट लिखिए आप,
नेक्स्ट देखिए आप 148। अब इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया और देखकर आपको बताना है क्या आंसर आएगा। देखिए आप कई क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इनके सिर्फ अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, ये प्रैक्टिस क्लास है। अगर कोई अपेक्षा करता है कि विद स्पेस की क्लास में आपको बहुत डिटेल में कंटेंट में दिया जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है कि क्वेश्चन ज्यादा कराने होते हैं। क्वेश्चन ज्यादा कराने होते हैं अगर आपको सब्जेक्ट पूरा प्रॉपर पढ़ना है, पूरा कंटेंट बेसिकल पढ़ना है, तो हमारा जो ऐप्स है दिल्ली पुलिस का जो ऐप्स है आप उसे ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आप हमसे ले सकते हो आप, तो वहां पर पूरा कंटेंट आपके लिए डाला जा रहा है। यहां से प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट में आपके लिए क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति का स्रोत है ये क्या है, कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन है इसमें, कहां से लिया गया है, कहां से ये लिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो पावर है वो भारतीय संविधान में कहां से लिए, यूएसए से लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी कहां से लिए, यूएसए से लिए, लिख सकते हो आप। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है मेरे प्यारे बच्चों, कनाडा से ली गई है। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर इनकी डिटेल में आपको जाना है तो आपको दिल्ली पुलिस का ऐप्स ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। और ये प्रैक्टिस चल रही है, जिसने सब कुछ पढ़ रखा है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करे, और जिसने बिल्कुल बेस बहुत कमजोर है, दिल्ली पुलिस का टेस्ट पास करना है, तो उसे ऐप्स पर जाना पड़ेगा। वह सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीका से पूरा सब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कितने बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां पर क्वेश्चन आपके लिए समवर्ती सूची का है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया समवर्ती सूची क्या है, यह समवर्ती सूची कहां से ली गई, क्वेश्चन ये लिखे हुए आप, कहां से ली गई है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ये प्रावधान लिया गया है। कहां से, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वो पूरे संविधान के लिए आपको ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, जीन। अब मैंने पूछा जीन क्या है, जीन अपना में क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, क्रियात्मक इकाई मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। क्लियर, जीन कहलाती है। लीवर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लीवर का, इसे नोट करें पहले आप, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आपकी चल रही है, प्रैक्टिस में आपको ऐसी स्पीड से विविध एक्सप्रेस की क्लास का नाम भी एक्सप्रेस है। कभी आप सोचो कि स्लो पढ़ाइए, आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को स्लो नहीं कर सकता मैं। क्लियर। तो विविध एक्सप्रेस की क्लास आपके लिए एक्सप्रेस की तरह ही चलेगी, सब कुछ पढ़ रखा है तो दम भरकर आप 8:30 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो आप। और सब कुछ नहीं पढ़ रखा है, बिगिनर हो, तो आपको दिल्ली पुलिस के ऐप पे जाना पड़ेगा। वहां सारे टॉपिक आपको प्रॉपर तरीका से टॉपिक वाइज, लेसन वाइज आपके लिए डाले जा रहे हैं और डेली 5 बड़े वीडियो आपकी अपलोड हो जाती हैं। अभी उन दिल्ली पुलिस का जो ऐप्स जिन बच्चों ने परचेज कोर्स कर लिया है उनके लिए दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन की डेली उनकी प्रैक्टिस होगी, 1-2 दिन में उनका पूरा प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। और उनका भी, आपका भी प्रैक्टिस सेट होगा। आपका तो विविध एक्सप्रेस पर बहुत स्पीड के साथ चल रहा है, उनसे भी आप आगे चल रहे हो आप। क्लियर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, लीवर, कोई बात नहीं, देखिए आप लीवर पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। बायोलॉजी की जब मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई तो कोई भी लीवर का क्वेश्चन नहीं छोड़ा। सिर्फ यहां पर लिखोगे लीवर के बारे में, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है बॉडी के अंदर, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। और लीवर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके ऐप्स पर, जो आपके कोर्स में डाल दिए गए हैं, जो वीडियो में आपको साइंस में मिलेंगे, वहां पर आपको पेप के ऊपर जाना पड़ेगा। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया का मेरे प्यारे बच्चों कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करना, श्वसन क्रिया में सहायक। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए,
श्वसन क्रिया में सहायक, श्वसन क्रिया में सहायक यानी किसका कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस भी, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। कल आपके सामने क्लास ऑब्जेक्टिव आएगी, तो ऑब्जेक्टिव क्लास में आपको क्वेश्चन को हिलाना है कि किस तरह से क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने राइबोसोम पढ़ रखा है वो राइबोसोम के क्वेश्चन को बताने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पर आपसे इसका कार्य पूछा है, 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम का पूरा कंटेंट पढ़ना है तो आपको हमारे ऐप पर जाना पड़ेगा, वहां से आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर बताया गया कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना होता है, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। आज तो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रखे हैं बहुत आसान क्वेश्चन रखे हैं, बहुत जर्नली क्वेश्चन रखे हैं कि डिजिटल बोर्ड पर पहली क्लास आपकी विद स्पेस की पहली क्लास हो रही है, तो मोटे मोटे क्वेश्चन आपके जो विद स्पेस में मैंने आपको पढ़ा दिए वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अभी कल से और 1-2 दिन बाद आपको बहुत हार्डली क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उन क्वेश्चनों को देखना, प्रैक्टिस करना आप स्पीड के साथ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप, देखो कुछ सन यहां पर दी गई हैं, इन सनों को देखिए आप। सन बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में इनको जन कितनी बार पढ़ रखा है और देखते नहीं सन क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, 1398 क्यों प्रसिद्ध है, 1498 में क्या हुआ, 1526 में क्या हुआ, 1527 में क्या हुआ। क्लियर? ये दिशा का प्लेटफॉर्म है और ये दिशा की विद स्पेस क्लास है, और इस क्लास के साथ जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है उसका दिल्ली पुलिस का जीएस का पेपर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर? यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं बड़े सॉलिड तरीका से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसे नहीं खाना पूर्ति नहीं की जाती है। क्लियर? 1398 में कौन सी घटना है, महान मंगोल सेना नायक तैमूर का आक्रमण कौन सी सन में भारत पर हुआ, 1398 में हुआ। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, तैमूर का आक्रमण भारत पर कौन सी सन में हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। जिन बच्चों ने इतिहास पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 प्रकार के बच्चे बता सकते हैं, जिन्होंने ये तो ऑफलाइन में इतिहास पढ़ा हो या दिल्ली पुलिस के एप्स पर मैंने तैमूर टॉपिक पढ़ा दिया है, या वो बच्चे बता सकते हैं, बाकी नहीं बता सकते। क्लियर? तैमूर का आक्रमण भारत पर 1398 में हुआ, सिर्फ मैंने आपको इतना बताया। अब किसके समय हुआ, कौन वो सुल्तान था, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, आंसर क्या आएगा। क्लियर? देखिए 1498 प्रथम पुर्तगाली यात्री भारत आया, प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया। जिनको पुर्तगाली का पूरा टॉपिक पढ़ना है उन्हें ऐप पर जाना पड़ेगा, पूरा पुर्तगाली यूरोपीय आगमन पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस का पेपर ऐसे ही पास नहीं होगा, 60 नंबर की जीएस है, आपको बेस अपना बनाना पड़ेगा, और बेस के लिए टाइम चाहिए, और टाइम के लिए आपको अपने हमारे ऐप्स पर आना पड़ेगा। ऐसे यूट्यूब पर पूरा कोर्सेज कंटेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, 1526 कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 में हुआ है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 में हुआ है, यानी बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने दिल्ली पुलिस का ऐप ज्वाइन कर रखा है उनको ये सब मैंने मुगल काल पढ़ा दिया है, यानी कि उनका आज कंप्लीट मुगल काल कंप्लीट होने वाला, आधुनिक भारत उनका चलने वाला है। बहुत जल्दी उनकी ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है और उनकी प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। दिल्ली पुलिस के उनके लिए डेली 100 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, डेली 100 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जीएस
28 के मेरे होंगे, 10 कंप्यूटर के होंगे और 40 क्वेश्चन के लिए वीरेंद्र सर खड़े हो जाएंगे आपके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए उस ऐप्स के ऊपर। क्लियर? बिल्कुल घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस की परीक्षा आपको पास करानी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बाबर व राणा सांगा के बीच। बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। कौन सी सन में हुआ? 1527 में हुआ। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कोई नहीं हो जाएगा। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, 1529 देख कर ही बताओगे आप। जिन बच्चों ने ऑफलाइन में इसको पढ़ रखा है उन्हें इसे क्वेश्चन बताने में कोई परहेज नहीं होगा, और जिन्होंने विविध एक्सप्रेस की क्लास को 35-40 वीडियो को वॉच कर रखा है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बच्चे अभी बिगनर हैं, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दिया है और ना तो ऑफलाइन में इतिहास पढ़ा है कभी, ना हमसे पढ़ा है, तो ऐप्स पे जाना पड़ेगा। ऐप्स पर उनका इतिहास आपका पूरा डला हुआ है, पूरा प्राचीन भारत डला हुआ है, पूरा मध्यकालीन डला हुआ है, आधुनिक उनका चलने वाला है। आधुनिक भी 4-5 दिन में 6 दिन में उनका खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी उनकी स्टार्ट होगी, 1 महीने में कंप्लीट पूरा कंटेंट उनको दे दिया जाएगा। अब उनका फिर लास्ट बचेगा, जितना टाइम बचेगा 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उनके लिए लगा दिए जाएंगे, और बहुत जल्द उनके लिए पूरे पर टाइपिंग चल रही है, आपके लिए बहुत स्पीड के साथ वर्क होगा। क्लियर? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1529 में कौन सा युद्ध हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। कितना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सदाबहार ऐतिहासिक युद्ध, घाघरा का युद्ध। अब घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर व अफगानों के बीच हुआ। लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, बाबर व अफगानों के बीच। अब आप बोलोगे पूरा बाबर पढ़ा दो आप, तो बिल्कुल बहुत इम्पॉसिबल है। इस टाइम की विविध एक्सप्रेस की क्लास में हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाना बहुत इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको ऐप पर जाना पड़ेगा। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स कंप्लीट तरीका से आपको पूरा कंटेंट चाहिए, पूरा वीडियो में चाहिए, पूरा डिटेल में चाहिए, तो दिल्ली पुलिस का ऐप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसी से आपको कंप्लीट होगा। क्लियर? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1529 में कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। किस किस के बीच? बाबर व अफगानों के बीच। 1539 में कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध, और ये चौसा का युद्ध किस किस के बीच? यानी कि हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच। और इस युद्ध में किसकी हार हो गई? यही हुमायूं की हार हो गई। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखिए आप, कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं हार गया। चलो एक लाइन में पूरी लाइन को खत्म करता हूं मैं। 1539 और 40 में जो युद्ध हुए, चौसा और कन्नौज के युद्ध हुए, दोनों युद्धों में हुमायूं हारा है और शेर शाह सूरी जीता है। इन युद्धों के बारे में कुछ और पढ़ना है तो पूरे कंटेंट के साथ आपको पूरे ऐप पर आना पड़ेगा, पूरे कंटेंट कोर्स को खरीदना पड़ेगा। क्लियर? विविध एक्सप्रेस की क्लास में पूरा कोर्स नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्लास लेकर आता हूँ। जिन बच्चों ने कंप्लीट कोर्स पढ़ रखा है उन्हें कोर्स की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब बाकी जिनका अभी पता है कि दिल्ली पुलिस में कोर्स कंप्लीट नहीं है, वो अपना ऐप्स को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए आप इसमें नेक्स्ट, चलिए देखो आप 1529 हो गया। इसके बाद देखोगे आप मेरे प्यारे बच्चे 1539। देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आप 1539, 1540 दोनों मैंने आपको करा दिए। और नेक्स्ट इसमें देखोगे आप, एक मिनट, डिजिटल बोर्ड में पहली बार चला रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखिए आप, देखिए ये सन आपके सामने है। देखो आप करिए अपने आप को रिमाइंड करिए। जिन्होंने पहले इतिहास पढ़ रखा है या इतिहास ऑफलाइन क्लास में पढ़ रखा है उन्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उन्हें इनसे भी अलग बहुत सारे कंटेंट याद हैं। अगर उन्हें ऑफलाइन की क्लास में उस टाइम भी बड़ी लापरवाही की है, तरीका से इतिहास को नहीं पढ़ा है, तब पूरा इतिहास दिल्ली पुलिस के ऐप्स पर कंटेंट पर डाला जा रहा है और बहुत जल्दी 1 हफ्ते में पूरा खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी वहां पर बहुत स्पीड के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने बढ़िया बढ़िया पॉइंट आपके सामने आए, इन पर कुछ ना कुछ तो हमको लिखना ही है। क्लियर? 1542 में अकबर का जन्म है।
अकबर मुगल बादशाह का जन्म कौन सी सन में हुआ है? 1542 में हुआ है। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ है। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ है। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। ये मत भूल जाना आप, लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में अकबर से भी क्वेश्चन आया था, अकबर से भी क्वेश्चन आया, और उससे पहले अंतिम मुगल सम्राट भी आपसे पूछा गया, और मुगल साम्राज्य की फारसी भाषा भी आपसे पूछी गई। कई क्वेश्चन आपसे मुगल साम्राज्य से पूछे गए, जिनका मुगल एम्पायर बहुत अच्छे से कंटेंट बहुत बेस अच्छा है तो वहां से वो क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, और जिनका इतिहास का बेस अच्छा नहीं है, कहीं के कहीं क्वेश्चन रट रखे हैं, तो उन्हें प्रॉपर क्लास पे आना पड़ेगा, प्रॉपर तरीका से उन्हें कोर्स करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे तैयारी नहीं होती, ये प्रैक्टिस के लिए क्लास है, एहसास दिलाने के लिए क्लास है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पानीपत का यानी 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध यहां पर हुआ है। पानीपत का सेकंड युद्ध किस किस के बीच हुआ है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, ये युद्ध किस किस के बीच हुआ है। जिन्हें भी युद्ध याद नहीं है, स्पीड से टाइपिंग नहीं कर सकते, याद नहीं है, उन्हें दिल्ली पुलिस के एस पे जाना पड़ेगा। यूट्यूब पर सारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्यूब पर इतना ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये बिल्कुल श्योर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1572 में यानी कि बुलंद दरवाजा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा बनवाया गया। बुलंद दरवाजा बनाया गया। किसने बनाया? अकबर ने। कहां से जीत कर आया था? गुजरात से जीत कर आया था। 1572 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी देन है? अकबर की देन है। नेक्स्ट लिखिए आप, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में है। अगर मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो दिल्ली का मुगल बादशाह गद्दी पर कौन था? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अगर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को 8:30 बजे वॉच कर रहे हो आप, तो इस क्लास के साथ दम ऐसे भरें जैसे ऑलरेडी पहले से आपका बेस मजबूत है। विविध एक्सप्रेस की क्लास आपके जीएस का हर पेपर क्वेश्चन वहां मिलेगा, लेकिन अगर बेस अच्छा है तब आप इस क्लास को पकड़ पाओगे। अगर बेस अच्छा नहीं है तो इस क्लास में आप धोखा खा जाओगे। इस क्लास में बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यानी कि स्पीड के साथ आते हैं और स्पीड के साथ चले जाते हैं। ध्यान रखना आप। 1665 1565 में कौन सा युद्ध हुआ है? 1565, 1665 और 1765 तीनों में क्या क्या घटना घटित हुई है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। जिन बच्चों ने इतिहास को पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो हवा में ना रहें, बिल्कुल परीक्षा ऐसे पास नहीं होती है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट करिए आप। 1565 मैंने आपको 3 बताए। 1500 सॉरी एक कोई नहीं, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है। आज मैंने पहली बार डिजिटल बोर्ड को चलाया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी 2-3 दिन में, ठीक है। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप, अब यहां पर देखिए आप, अब 1565 पूछ लिया, 1665 आपसे पूछ लिया, 1765 आपसे पूछ लिया। अब 1565, 1665, 1765 आपको वही टीचर ऐसे लगा के दे सकता है जिसने इतिहास को बहुत अच्छे तरीका से पढ़ रखा हो और जिसको पूरे इतिहास का ज्ञान हो कि कहाँ क्वेश्चन गलत होता है, किस तरीका से क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, कहाँ क्वेश्चन में डाउट होता है, तो वही टीचर आपको इस तरीका से लगा के दे सकता है। 1565, 1665, 1765 किताब में भी एक साथ आपको इस तरीका से नहीं मिलते हैं। डाउट को क्लियर करने की वजह से मैंने एक साथ लिख दिए। 1565 में मेरे प्यारे बच्चों तालीकोटा का युद्ध है। तालीकोटा का युद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, कोई नहीं, तालीकोटा का युद्ध। अब जिन बच्चों ने दिशा के ऐप को ज्वाइन कर रखा है उनको यहां पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो स्पीड के साथ लगाएं कि तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच हुआ है, तो वहां प्रॉपर तरीका से आपको कंटेंट दे दिया गया है, रिकॉर्ड वीडियो में आपको डाल दिया गया है इतिहास के अंदर।
आपको याद करा दिया है क्लास के अंदर ही। ताली कोटा का युद्ध 1565 में हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, विजयनगर के राम राय व मुस्लिम संघ के बीच इस युद्ध को हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ताली कोटा का युद्ध कौन सी सन में हुआ? 1565 में हुआ। 1665 में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। अभी पीछे विविध एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको लिखवाई थी पुरंदर की संधि किस किस के बीच, तो मेरे बहुत प्यारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही लगाया था। 1665 में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। और पुरंदर की संधि मेरे प्यारे बच्चों किस किस के बीच हुई? राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। जिन बच्चों ने ऑफलाइन में इतिहास मुझसे पढ़ा है उनका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जिन्होंने ऑफलाइन में क्लास को नहीं पढ़ा है उन्हें दिल्ली पुलिस में क्या किसी भी एग्जाम में वो बैठेंगे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि मेटेरियल मार्केट में बहुत ज्यादा है, वन लाइनर भी बहुत ज्यादा है। किस तरीका से आप समेटोगे? ऐसे मेटेरियल नहीं समेटे जाते हैं जब तक आपका बेस अच्छा नहीं है, टॉपिक वाइज आपने नहीं पढ़ रखा है, कोई भी परीक्षा पास नहीं होती है, चाहे छोटी परीक्षा है या बड़ी परीक्षा है। क्लियर? बहुत बच्चे तो अभी भूल में है कि दिल्ली पुलिस को इस तरह से ही हम क्रॉस कर जाएंगे। मैं पेपर आपका हार्ड नहीं बना रहा हूं, सिर्फ मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, आपको एहसास दिला रहा हूं। टाइम इतना आपके पास कम है, नवंबर में पेपर होगा, यह थोड़ा बहुत और भी बढ़ सकता है। तो मेरा कहने में मतलब सिर्फ ये है, टॉपिक सिलेबस बहुत ज्यादा है, इस तरह से आपके सिलेबस अनटच में भी रह जाएंगे और परीक्षाएं आप वहां फेल कर जाओगे। आप फॉर्म तो सभी भर रहे हैं, एक एक गांव से एक एक गली से सबने ही फॉर्म भर रखे हैं। जिसने भी 10+2 की योग्यता को पूरा कर रखा है उसने ही फॉर्म भर रखा है। अब पास तो वो होगा जिसने बिल्कुल तपस्या की है, पास तो वो होगा जिसने बिल्कुल एजुकेशन स्टडी के लिए तपस्या की है, अब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परीक्षा उसकी पास होगी, ये भी आप ध्यान रखना। क्लियर? परंतु भेड़ चाल में परीक्षा बिल्कुल भी पास नहीं होगी। मेरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच्ची है। भेड़ चाल में दिल्ली पुलिस परीक्षा बिल्कुल पास नहीं होती। ये एग्जाम ये फॉर्म हर साल हर 2 साल में आते रहते हैं और ऐसे ही बच्चे इनमें फेल होकर घर बैठते रहते हैं। कारण सिर्फ यही होता है कि उन्हें यही पता नहीं है कि हमें पढ़ना किस तरीका से है, पढ़ना क्या है। जिसने जैसे बता दिया भेड़ चाल में ऐसे ही लगे रहे, एक फोबिया जो हो रहा है, एक प्रतिष्ठा भी लगा रखी है। जिसने फॉर्म भर दिया उसे ही ऐसा लगता है कि वर्दी मुझे मिल गई है, तैयारी करता नहीं है, वर्दी मुझे मिल गई है, 2 महीने ट्यूशन लिया या इस तरह से मेटेरियल पढ़ा, परीक्षा फेल हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या के लिए समाधि लगानी पड़ती है। कोई भी परीक्षा ऐसे पास नहीं होती है। क्लियर? अपवाद हर जगह है लेकिन अपवाद हर जगह नहीं चलता है। क्लियर? देखिए आप, पुरंदर की संधि 1665 किस किस के बीच? राजा जयसिंह व शिवाजी के बीच। नेक्स्ट देखिए आप 1765 इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765। कल मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप उन क्वेश्चनों को हिलाना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है। क्लियर? और दिल्ली पुलिस पे जो ऐप है उनके लिए भी दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें बच्चे। उनका हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया है, कंप्लीट उनका होने जा रहा है। 1739 में नादिर शाह भारत आया था। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। देखिए मेरे प्यारे, भारत पर आक्रमण, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये तो मैंने लिख दिया सन 1739, लेकिन नादिर शाह के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। विविध एक्सप्रेस जैसी क्लास में और सब्जेक्ट और जीएस के और भी टॉपिक है, उन पर भी क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं आपको एहसास दिलाने के लिए। तो नादिर शाह को पूरा कंटेंट करोगे तो उसमें 15, 20, 25 मिनट लगती हैं, तो ऐसे तो और क्वेश्चन होंगे ही नहीं। क्लियर? तो नादिर शाह भारत कब आया? 1739 में आया। नादिर शाह भारत से क्या लूट कर ले गया? नादिर शाह जब आया तो उस टाइम दिल्ली का मुगल बादशाह गद्दी पर कौन था? नादिर शाह को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं। अब बहुत बच्चे तो कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस का ऐप हम ज्वाइन क्यों करें। मत करिए आप, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली पुलिस की परीक्षा आपको पास करनी है तो आपको टॉपिक पढ़ना होगा, मुझसे ना पढ़ना, कहीं भी आप पढ़ोगे आप तो वहां पर भी कंटेंट अच्छे से पढ़ना होगा। इस तरीके से परीक्षा पास नहीं होती है। क्लियर? दिल्ली पुलिस का अगर आपको कोर्स करना है तो
पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही पढ़ के जाएं, आप जहां पर भी पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, तो सबसे पहले ये बोल दें कि हम आपको फीस दे रहे हैं, ये हमने आपका कोर्स लिया है, हमें पूरा कंटेंट पूरा बेसिकल तरीका से, अच्छे तरीका से हर टॉपिक वाइज हमारी तैयारी कराई जाए कि साल हमें बर्बाद नहीं करनी है, हमें परीक्षा को पास करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए और सन आपके सामने आ रही हैं। देखिए आप ये सन आपके सामने आ रही हैं और आपको रिमाइंड करने के लिए सन आई हुई हैं, इनमें आप आंसर लगाइए। आप मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आप कौन सी सन लिखी हुई है, पहले कौन सी सन लिखी है और उसमें आप क्या लिखोगे। आप देखिए, आप मैंने यहां लिख दिया 1756। 1756 में मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्या लगा सकते हो आप। अगर इतिहास पढ़ा है, बंगाल को पढ़ा है, बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध पढ़े हैं, तो आप इसको सही कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन को आप भूल भी सकते हो अगर आपने बेसिकल कंटेंट टॉपिक नहीं कर रखा है। लाइन टू लाइन को भूलने के पूरे चांस होते हैं अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन उसने घुमा दिया। 1756 में काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना कौन सी सन में घटित हुई? 1756 में हुई। और काल कोठरी घटना में यानी सिराजुद्दौला ने, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के किले को घेरकर लोगों को काल कोठरी में डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो मात्र 20-21 जीवित थे, बाकी सब मर गए थे। उसमें महिला, बूढ़े, बच्चे सब थे। क्लियर? तो एक ऐसी घटना, ब्लैक होल की घटना बोलते हैं ये काल कोठरी की घटना, यही 1756 में। अब इस घटना के बाद ये 1757 देखोगे आप, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा युद्ध हो गया? प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? प्लासी का युद्ध होने का कारण क्या था? प्लासी का युद्ध का अगर आप पढ़ोगे, आप अगर बंगाल पढ़ोगे तो प्लासी जैसे क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। और भी इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कंटेंट जो इस युद्ध पर आते हैं वो भी आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने टॉपिक को क्रम से ऑर्डर में पढ़ा हुआ है। अगर ऐसे ही लाइन टू लाइन सिर्फ ये विद एक्सेस उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ रखा है, सिर्फ उनके रिपीटेशन के लिए पॉइंट आया हुआ है। और जिन्होंने सब कुछ नहीं पढ़ रखा है और जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में भी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, का प्रॉब्लम उनके सामने बहुत ज्यादा आ रही है, तो उन्हें दिल्ली पुलिस के ऐप्स पर जाना पड़ेगा, ऐप्स को लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आपका सब कुछ वहां डला हुआ है, उनको अच्छे से वॉच कीजिए, प्रैक्टिस के साथ लग जाइए, आप परीक्षा आपकी भी पास हो जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ है। प्लासी का युद्ध होने का कारण कौन सी एक घटना है? काल कोठरी की घटना। अगर ये घटना घटित नहीं होती तो मेरे प्यारे बच्चों प्लासी का युद्ध नहीं होता। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं चर्चा कर सकते। नीचे देखिए आप 1759 में कौन सा युद्ध हुआ है, लगाइए स्पीड के साथ। 1759 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो बेदरा का युद्ध। इस क्लास में वही बच्चा लास्ट तक रुक सकता है, वही बच्चा इस क्लास को लास्ट तक वॉच कर सकता है जिसने सारा बेसिकल कंटेंट पढ़ रखा हो। क्लियर? बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ है। और बेदरा का युद्ध मेरे प्यारे बच्चों किस किस के बीच हुआ है? अंग्रेज व डचों के बीच, अंग्रेज व डचों के बीच। अंग्रेजों ने यहां से मारकर किसको भगा दिया? डच व्यापारियों को भारत से मारकर भगा दिया, युद्ध में हराकर भगा दिया। कौन से युद्ध में? बेदरा के युद्ध में। क्लियर? 1760 में वांडीवास का युद्ध हो गया। वांडीवास का युद्ध 1760। मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेज है एक तरफ, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज व फ्रांस। देखो अंग्रेजों ने डचों को भगाया 59 में बेदरा के युद्ध में, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भगाया 1760 में वांडीवास के युद्ध में। एक एक क्वेश्चन अगर मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं तो बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। क्लियर? बिल्कुल गोल गोल चक्कर आपको नहीं घुमाया जा रहा है। चैनल आप बहुत सारे वॉच करते हैं, आप इस तरह से कंटेंट आपको कोई भी नहीं बता सकता, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर? मुझे पता है कि आपको किस तरीके से समझाना है और किस तरीके से आपको आपके माइंड में इस चीज को डालना है। क्लियर? देखिए आप 1761 में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा युद्ध हुआ? देखिए आप 1761 अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया ऐतिहासिक युद्ध है।
आप बता सकते हैं। आप 1761 देखिए आप 1761 में कौन सा युद्ध है? पानीपत का थर्ड युद्ध। अब एक सन लिखने पर ही पूरा पॉइंट खत्म नहीं होता, इस पर अगर पानीपत के थर्ड युद्ध की बात करोगे तो बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे फैक्ट यहां पर बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरीका से एक पानीपत के थर्ड युद्ध पर सारे कंटेंट एक साथ कोई भी नहीं करा सकता। ये जो विविध एक्सप्रेस की क्लास है, ये सिर्फ आपकी रिपीटेशन क्लास है, आपकी मेमोरी को बढ़ाने की क्लास है। अगर आपने टॉपिकों को पढ़ रखा है, टॉपिक नहीं पढ़ रखे तो बहुत बच्चे तो क्लास को छोड़कर भी भाग सकते हैं, क्योंकि टॉपिक नहीं पढ़ रखे। टॉपिक नहीं पढ़ रखे तो दिल्ली पुलिस के ऐप को ज्वाइन करें, वहां आपको सारे टॉपिक मिले हुए हैं, बेसिकल क्वेश्चन सब डले हुए हैं, सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपकी डली हुई है, वहां आपको वॉच करें, अच्छे से वॉच करें। अब पूछिए आप कमेंट बॉक्स में जो प्रॉब्लम आपको आती है। पानीपत का थर्ड युद्ध 1761, तो पानीपत के थर्ड युद्ध 1761 में जो हुआ, किस किस के बीच हुआ? मराठों व अफगानों के बीच। किस किस के बीच? मराठों व अफगानों के बीच। आप खुद अपना लॉजिक लगाइए। अगर मैंने यहां मराठों व अफगानों के बीच लिख दिया तो इसके पूरे कंटेंट इतनी आसानी से बोर्ड पर नहीं छापे जा सकते, कि क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लास मिक्स क्लास चल रही है। अगर पानीपत के थर्ड युद्ध पर ही मैं चर्चा करूंगा तो 10-15 मिनट इसी में चली जाएंगी, जहां मैं आपको 35, 40, 50, 52, 56 मिनट में आपको मैं इतने सारे कंटेंट बता के चला जाता हूं। क्लियर? देखिए आप 1764 में कौन सा युद्ध हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। किस किस के बीच हुआ बताइए? बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच। बंगाल के नवाब मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच। अब मीर कासिम का साथ किस किस ने दिया, वो कौन कौन थे, वो सब इस तरह से पॉइंट में इतने आसानी से नहीं हो सकता। आगे देखिए आप 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के अंतर्गत? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के अंतर्गत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? एलिजा इंपे को बनाया गया। फैक्ट मेरे पास बहुत हैं, इतने फैक्ट हैं कि आप पूरी रात क्लास करिए तो जब भी खत्म नहीं होंगे। क्लियर? पूरी रात का आप पूरी रात पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी रात भी आपके साथ खड़ा हो सकता हूं। क्लियर? लेकिन आपके अंदर बहुत धैर्य की कमी है, ये मुझे पता चल गया है। आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि आप क्लास के अंदर 1 घंटा भी रुक जाएं, नहीं रुक पाते हो आप। मेरा एनालिसिस भी आप तब कर सकते हो आप जब 1 घंटा लगातार मेरी क्लास के साथ वॉच कर रहे हो आप और समझ रहे हो कि हमको क्या यहां पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको दिया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप 1784 में मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप कौन सा क्या आएगा? स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं आप, स्पीड के साथ। देखिए आप 1784 देखिए आप 1784 में क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। कितना बढ़िया एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। मैंने आपको संविधान में यूट्यूब पर जो संविधान पढ़ाया था तो वहां पर भी सब लिखा हुआ है, कोई अच्छे से वॉच नहीं करता है। पता नहीं कौन से मटेरियल के चक्कर में आप लगे हुए। आप परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, 2-3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। बहुत बच्चे तो इतने घबरा रहे हैं, भेड़ चाल चल रही है, इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। 100% परीक्षा फेल होंगी अगर आपने धैर्य नहीं रखा और अपने अंदर विश्वास बना के नहीं रखा। जिस बच्चे ने धैर्य से विश्वास बना लिया है और अपनी तैयारी पर समाधि लेकर बैठा है, 10-12 घंटे लगातार अपने घर पे बैठ के पढ़ता है और मटेरियल उसके पास जितना है वो सफिशिएंट है, एक सब्जेक्ट पे एक ही बुक है, उसको ही वो 50 बार पढ़ रहा है, जैसे मैंने उसको बता दिया था, परीक्षा पास हो जाती है। इधर उधर से माइंड डाइवर्ट किया, मटेरियल इकट्ठा किया, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, बिल्कुल आप ये निश्चिंत रहिए। क्लियर? 1784 में कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई है। द्वैध शासन की शुरुआत इस एक्ट के अंतर्गत हुई है और द्वैध शासन के सारे क्वेश्चन मैंने आपको छाप दिए हैं बोर्ड पर, आपको बता दिया है। और उनको दिल्ली पुलिस के एक्ट पर भी द्वैध शासन के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए आप देखिए आप 1792 इन सनों को देखिए, 92, 93, 98, 13, 25, 28, 29। बड़ी सिंपल क्लास चल रही है आज ये। क्लियर? ये सब मैंने आपको विद एक्सप्रेस की क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया है, तो कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि ये हमसे इन सरों में कुछ भी नहीं आता है। अगर इनमें कुछ भी नहीं आता है तो फिर परीक्षा पास भी नहीं होगी।
क्लियर। 1792 में स्पीड के साथ लगाएं क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना कौन सी सन में है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था पर ही आप पॉइंट को उठाओगे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो विविध एक्सप्रेस की क्लास में साथ के साथ नहीं हो सकते, ये आप भी जानते हो। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को कि मैं कराऊंगा, 15 मिनट में नहीं होगा, 10-15 मिनट। रैयतवाड़ी स्थायी भूमि बंदोबस्त, आपको भी पता कि ऑफलाइन में जब रैयतवाड़ी स्थायी भूमि महलवाड़ी आपको पढ़ाए जाते हैं तब मेरे प्यारे बच्चों 35-40 मिनट लग जाते हैं। और भी इनके बहुत सारे कंटेंट हैं जो आपको दिल्ली पुलिस के एप्स पर जो हमारा और जो प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं उनमें आपको वहां दिखाई पड़ेगा। क्लियर। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यही कौन सी सन में आई? 1792। अब यहां पर लिख दीजिए आप, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड। मेरे प्यारे बच्चों 1793 देखिए आप, 1793 में स्थायी भूमि बंदोबस्त आ गया। स्थायी भूमि बंदोबस्त के जनक कौन है? इसके जनक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। मेरे प्यारे बच्चों ने बहुत स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगा दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बारे में ही पढ़ोगे तो कम से कम 5-7-10 मिनट लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, चलिए आप नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप 1813 देखिए आप। अगर 1813 की यहाँ बात 1798 की आप बात करोगे आप तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है। जितना आसान तरीका से टॉपिक मैं आपको पढ़ा सकता हूं, चाहे वो कोई भी टॉपिक है, वो आपको इतना आसान तरीका से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा सकता। मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों को किस तरीका से तैयार करना है, कैसे उनकी परीक्षा को पास कराना है। ये नहीं मोटे मोटे क्वेश्चन उठाए कि हम दिल्ली पुलिस का ये करा रहे हैं, ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ धोखा हो रहा है। क्लियर। तरीका से पढ़िए, ऑर्डर में पढ़िए, आप परीक्षा पास जब होती हैं। क्लियर। अब आप खुद देख रहे होगे कि मैं आपके सामने कितने क्वेश्चन यहाँ पर फैक्ट लेकर आया हूं कि कितना क्वेश्चन आपको पता है, इनके अंदर आपको कितना पता है। ये अपना एनालिसिस खुद करिए आप कि परीक्षा से हम कितनी दूरी पर हैं या कितने पास में हैं। क्लियर। मेरे प्यारे बच्चे देखिए आप, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि कौन सी सन में आई? 1798। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत सबसे पहले कौन से प्रांत ने घुटने टेक दिए? हैदराबाद। सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत घुटने टेकने वाला प्रांत कौन सा था? हैदराबाद। कितनी बार मैंने आपको विद एक्सप्रेस में क्वेश्चन बताया था, मेरे प्यारे बच्चों के बहुत के याद भी है। और जो बिगिनर है, जिन्होंने टॉपिक को अच्छे से कंटेंट को नहीं पढ़ रखा है, तो वो उनके भूलने की पूरी संभावना भी है। क्लियर। देखिए आप 1813 का क्या है? चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट आया और इस एक्ट में बहुत सारे फेरबदल हैं, लेकिन सारे फेरबदल एक साथ नहीं बताए जा सकते। एक फेरबदल मैं आपको जरूर यहां पर बताऊंगा। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पारित हुआ। शिक्षा पर भारत में पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कौन से एक्ट के अंतर्गत? 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए आप, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगर राजा राम मोहन राय को ही आप लोगे तो कम से कम एक लेक्चर पूरा चला जाएगा जब राजा राम मोहन राय पूरा होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए आप, मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं, बिल्कुल आप बिल्कुल उसमें ना रहें। ऐसे कोई आपको नहीं बताएगा जिस तरह से कड़वी बात यूट्यूब पर मैंने आपके सामने यहाँ पर की है कि इस तरह से आपको ये सब करना है। अब देखिए आप 1828, 29, 35, 43, 53, 54, 57, 58, 75, देखो इनको आप नोट करिए आप, और इनका कंटेंट आप, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इन क्वेश्चनों को आप अपने घर पे करोगे आप बैठकर। क्लियर। कौन कौन से रह गए आपके? 1828, 29, 35, 43, 53, 54, 57, 58, 75। अगर ऐसे कोई सन लिखता है तो इतिहास में
तो सन वो ही लिख सकता है जिसको ये पता है कि कौन सी सन में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन आपका गलत होगा, कहाँ से सही होगा, कहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठाए जाते हैं और पूरे कंटेंट आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं, एक एक शॉर्ट तो क्वेश्चन। अगर आपको इन कंटेंट पे बेसिकल जाना है तो दिल्ली पुलिस के ऐप्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर मैं बार बार आपसे बोलता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको परचेज करोगे, आप पेमेंट करोगे, आप आपके भविष्य का सवाल है। आपको कहीं ना कहीं मुझसे ही नहीं, आप कहीं ना कहीं आपको सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, कोई भी जॉब, गवर्नमेंट इतनी मूर्ख नहीं है कि किसी को भी जॉब ऐसे उठा के दे देगी। क्लियर? जो पढ़ेगा, जो दम भरेगा, जो अच्छे से हर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके जाएगा, जॉब उसकी लगेगी। आपको भी पता है कितनी वैकेंसी है, आपको भी पता है कितने बच्चे फाइट में हैं, आपको पता है कितनी बेरोजगारी है, लेकिन आपकी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आता है कि आपने बोल दिया, आपने सिर्फ ये कि कमेंट में भी आपने लिख दिया होगा, कमेंट्स में भी आप लिख दोगे कि परचेज में आपको पेड कर रहे हो, आप पैसे ले रहे हो। आप बिल्कुल पैसे ले रहे हैं शिक्षा पर, यानी कि आपसे इतने पैसे नहीं लिए जा रहे हैं कि आपकी परीक्षा पास ना हो। आपकी सैलरी ही इतनी बड़ी है तो आप इस परचेज को कर सकते हो। आप भविष्य का सवाल है, दिल्ली पुलिस के कोर्स को लो तो आप अच्छे से लो, आप कहीं भी लो आप, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर का एक एक कंटेंट, एक एक बेसिकल पॉइंट आपके तैयार नहीं है तो परीक्षा से आप बहुत दूर हो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। आप, मैं तो आपके साथ जुटा हूं विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ 2, 2.5, 3 महीने से लगातार मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको सारा कंटेंट दिया है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है और विविध एक्सप्रेस की क्लास में 35-40 वीडियो आपके लिए डाली है और आपसे वादा भी किया है कि विविध एक्सप्रेस की क्लास हमेशा आपके साथ 8:30 बजे बिल्कुल उपस्थित रहूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन विविध एक्सप्रेस की क्लास में एक पॉइंट पर पूरे पॉइंट नहीं बताए जा सकते, ये आप भी जानते हो। मैं बता दूंगा आपको, लेकिन 2 पॉइंट 4 पॉइंट पे ही आपका पूरा 1 घंटा पूरा चला जाएगा, क्योंकि आप भी बार बार कमेंट बॉक्स में चिल्लाते हो आप कि हमारे पास तो डेटा 1.5 GB है, ये है। आप बार बार कमेंट बॉक्स में इन बातों को लिखते हो आप जिनकी आप आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज का लेक्चर आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास आपको पसंद आई है, कुछ बात मेरी कड़वी भी है तो कड़वी बातें उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो आप, और कड़वी बात के पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी ध्यान रखना आप। ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये एक जहर है और इस जहर को पीने के लिए, इस जहर को जो यहाँ पर लिखा है इसको पीने के लिए सब्जेक्ट का बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आप। ये बात मेरी आपको कब ध्यान आएगी? जब आप दिल्ली पुलिस का पेपर देकर आओगे, उस दिन आपको मेरी बात समझ में आएगी कि उन्होंने हमसे क्या बोला और हमने बिल्कुल नहीं माना। क्लियर? ठीक है सभी स्टूडेंट, धन्यवाद, गुड नाइट।